दोस्तों आए दिन आप देख रहे होंगे कि डॉग बाइट यानी कुत्ता काटने के केसेस बढ़ते जा रहे हैं। जब मेरी जॉइनिंग हुई थी तो 1 मंथ में मैंने मात्र 2 से 3 डॉग बाइट वाले केसेस देखे हैं। साथ ही पिछले मंथ ही मैंने लगभग हर दिन 5 से 7 डॉग बाइट के केसेस देखे हैं। डॉग बाइट बढ़ चुकी है, डॉग्स की नंबर बढ़ चुके हैं। साथ ही जिला अस्पताल में हर मिनट लगभग 2 से 3 पेशेंट आते हैं जो इंजेक्शन लगवाने आते हैं। तो आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि डॉग बाइट पर आपके लेवल पर आपको क्या करना चाहिए, साथ में डॉग बाइट पर क्या नहीं करना चाहिए। अक्सर लोग चूना वगैरह लगा लेते हैं तो वो क्यों नहीं लगाना चाहिए। साथ ही डॉक्टर क्या इंजेक्शन लगाते हैं, उन पे डोजिंग क्या होती है, कहाँ पर लगाते हैं। तो मेडिकल स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बहुत ज़रूरी है क्या-क्या रेजीम होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर हरिओम लाड और मैं पीएचसी जावर पर एज अ मेडिकल ऑफिसर काम कर रहा हूँ। तो दोस्तों इस वीडियो में सबसे पहला सवाल है कि जब भी कुत्ता काट ले तो क्या करना चाहिए। तो दोस्तों अक्सर कुत्ता उन लोगों को काटता है जैसे छोटे बच्चों पर जो कुत्ते होते हैं वो ज़्यादा अटैक करते हैं। साथ ही अक्सर जो पेशेंट आते हैं वो हमें ये हिस्ट्री देते हैं कि जो फीमेल डॉग ने अटैक किया है क्योंकि वो अभी-अभी उसकी बच्चों की डिलीवरी हुई है। तो बच्चे को बचाने के लिए वो अक्सर अटैक कर देती है। तो उस केस में क्या करना चाहिए कि आपका जहाँ पे भी उसने बाइट किया हुआ है, जहाँ पे भी काटा है, उसको आप नल चालू कीजिए और जो बहता पानी होता है, रनिंग वाटर में आप लगभग 10 से 15 मिनट तक उससे धोएँ। मतलब नल चालू करके उसको धोएँ, साथ में साबुन का भी आप प्रयोग कर सकते हैं। मतलब उतने एरिया को आप एकदम अच्छे से साफ कर लें, ठीक है? अक्सर लोग क्या करते हैं कि जैसे ही कुत्ते ने काटा उसमें से खून बहने लग जाता है। अब खून बहने लगता है तो लोग क्या करते हैं उस खून को रोकने पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। तो उस खून को रोकने के चक्कर में वो क्या कर देते हैं चूना लगा देते हैं। चूना अक्सर क्या होता है कि चूना जैसे ही ब्लड के साथ मिलता है वो हार्ड हो जाता है, वो ब्लड को तो रोक देता है। लेकिन हुआ क्या कि आपकी स्किन ओपन हुई और आपने एक खराब जो कंटामिनेटेड चूना था वो आपके अपनी बॉडी में लगा लिया, जिससे इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। अक्सर कुछ लोग चूना नहीं लगाते तो वो क्या करते हैं वो अपने पैर पर जहाँ पे भी काटा है उस पे अच्छी टाइट पट्टी बांध लेंगे। दोस्तों अगर आप टाइट पट्टी बांधेंगे तो फिर वहाँ पर ब्लड सप्लाई कम होगा और टिश्यू डेड हो जाएगा। तो इसीलिए आपको टाइट भी नहीं बांधना है, सीधे उसको 10 से 15 मिनट तक नल चालू करके अच्छे से साबुन से उसको घाव को धो लेना है। तो आपको घाव धोने के बाद पास के ही गवर्नमेंट हॉस्पिटल में चले जाना है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाने के बाद डॉक्टर आपसे हिस्ट्री लेंगे कि आपको किस डॉग ने काटा या वो डॉग बार-बार अक्सर लोगों को काट रहा है क्या? इस तरह की हिस्ट्री लेकर वो कैटेगराइज़ करेंगे कि आपको जो भी घाव है वो किस तरह का है। तो दोस्तों हम समझते हैं कि डॉग बाइट करते हैं तो क्या किस तरह से डिवाइड किया जाता है। तो डॉग कैटेगरी वाइज डिवाइड करते हैं, कैटेगरी 1, 2 एंड 3। कैटेगरी 1 में क्या होता है कि सिंपली आप डॉग के पास गए, डॉग को फीड कराया या डॉग ने आपको चाट लिया। इस तरह के केसेस में आपको सिर्फ जहाँ पे भी जो साइट है उस साइट को अच्छे से धो लो, कोई वैक्सीनेशन की ज़रूरत नहीं है। कभी कैटेगरी 2 है उसमें क्या है कि डॉग स्क्रैच मार देते हैं या सुपरफिशियली होता है, इसमें भी ब्लीडिंग वगैरह ज़्यादा नहीं होती है। तो ये कैटेगरी 2 में आता है और इस केस में आपको क्या है वैक्सीनेशन लेना है। वैक्सीनेशन लेना है, साथ में घाव को तो अच्छे से साबुन और पानी 10 से 15 मिनट तक बहते पानी से धोना है, साथ में आपको वैक्सीनेशन लेना है। ठीक है। और कैटेगरी 3 में क्या होता है डॉग ने डीप बाइट किया, मल्टीपल जगह पर लेसरेट किया है, मल्टीपल जगह पे काटा है, तो उस केस में क्या होगा कि आपको घाव को धोना है, साथ में आपको वैक्सीनेशन लेना है, साथ ही आपको इम्यूनोग्लोबुलिन भी देते हैं। तो दोस्तों आप समझते हैं कि जो वैक्सीनेशन दे रहे हैं वो कैसी होती है। तो देखो 2 प्रकार से वैक्सीनेशन दी जाती है। एक होती है रूट इंट्राडर्मल, मतलब कि आपकी जो स्किन है, स्किन के ऊपर लगाएँगे और स्किन पर लगाने के लिए उसका जो रेजीम होता है वो आपको 0, 3rd डे, 7 डे और 28 डे, मतलब आपको 0.1 ml का जो रहता है, 0.1 ml इस साइड इस हाथ पे, 0.1 ml इस हाथ पे, हमेशा यहीं पर लगते हैं इंट्राडर्मल और वो 0.11 ml लगाते हैं, मतलब एक बार की विजिट में 2 इंजेक्शन लगते हैं। फिर आपको 3rd डे पे आना है, फिर 7 डे पे और फिर 28th डे पे, मतलब ऐसी आपको टोटल 4 विजिट्स करना है और उस केस में आपको 8 इंजेक्शन लगेंगे, मतलब 4 विजिट एंड 8 इंजेक्शन। 0.11 ml के 0.1 इस तरह पे, 0.1 इस तरह पे, 0.11 ml बायलेटरल इंट्राडर्मली आपको लगाते हैं। साथ ही दूसरा रेजिम वो होता है तो वो इंट्रामस्कुलर होता है। इंट्रामस्कुलर में क्या होता है कि एक वायल रहता है, एक वायल पूरा का पूरा यूज़ करते हैं इंट्रामस्कुलरी, उसको भी आप जो है डेल्टॉइड पे देते हैं अक्सर, है ना? बच्चे कभी बहुत ज़्यादा छोटे हैं, उनकी डेल्टॉइड प्रॉपर नहीं डेवलप हुई है, तो उनको जो है एंटेरोलेटरल एस्पेक्ट ऑफ थाई पे देंगे, अदरवाइज़ डेल्टॉइड पे ही देते हैं। ठीक है? तो इंट्रामस्कुलर में क्या है कि आपको 5 विजिट लगेगी और इंजेक्शन भी 5 लगेंगे। इंट्राडर्मल में जैसे 8 इंजेक्शन लग रहे थे, वैसे इंट्रामस्कुलर में 5 इंजेक्शन लगेंगे, लेकिन 1 वायल पूरा का पूरा
आपका लगता है और इसमें विज़िट भी बढ़ जाती है 5। जैसे आपको 4 विज़िट में 8 इंजेक्शन में काम आ जाता था, आपको 4 बार हॉस्पिटल आना पड़ता था, वैसे ही जब इंट्रामस्कुलर लगता है तो उसमें 5 इंजेक्शन लगते हैं। अक्सर गवर्नमेंट सेटअप्स पे इंट्राडर्मल ही लगाया जाता है और इंट्रामस्कुलर सिर्फ़ सिलेक्टेड केसेस में लगाया जाता है। इंट्रामस्कुलर जो है उन केसेस में लगाया जाता है जो पेशेंट इम्यूनिटी जिनकी कमज़ोर है, जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़्ड है, उन पेशेंट को इंट्रामस्कुलर देते हैं। 1 एमएल पूरा का पूरा देते हैं। उनको 0, 3rd, 7 और 28 डेज में इंट्राडर्मल तो था, साथ में 14 डे इसमें ऐड हो जाता है। मतलब 0, 3rd, 7, 14 और 28th डे पर आपको 5 इंजेक्शन लगाने पड़ते हैं, मतलब 5 विजिट और 5 इंजेक्शन। तो इस तरह से ये जो सीन है दोस्तों, कभी भी डॉग बाइट करता है तो ये सस्पेक्ट करते हैं कि डॉग की जो सलाइवा होगा, जो उसने बाइट किया होगा, तो उसमें रेबिस वायरस होगा और रेबिस वायरस आपकी स्किन में जा रहा है, तो उससे लड़ने के लिए हम वैक्सीनेशन करवाते हैं ताकि उसके खिलाफ एंटीबॉडी बन जाए, जिससे आपको भविष्य में रेबिस का इन्फेक्शन नहीं हो। साथ ही 3rd कैटेगरी जिसमें डीप बाइट होता है, तो उसमें वैक्सीनेशन इतनी इफेक्टिव नहीं हो पाएगी, तो इसलिए साथ में हमको लोकल जो जहाँ पे भी काटा है वहाँ पे इम्यूनोग्लोबुलिन देना पड़ता है। तो हमारे पास 2 प्रकार की इम्यूनोग्लोबुलिन मौजूद है। एक है ह्यूमन रेबिस इम्यूनोग्लोबुलिन और एक है एक्वाइना रेबिस इम्यूनोग्लोबुलिन। जो एक्वाइना रेबिस इम्यूनोग्लोबुलिन है वो हॉर्स से बनाई जाती है, हॉर्स के सीरम से, तो वो साइड इफेक्ट ज़्यादा करती है और उसकी जो वो क्वांटिटी है वो है 20 इंटरनेशनल यूनिट पर केजी। ठीक है? और साथ ही कभी ह्यूमन रेबिस इम्यूनोग्लोबुलिन है जो कि सेफ भी है, पर उसकी जो क्वांटिटी है वो है 40 इंटरनेशनल यूनिट पर केजी के हिसाब से वो जो साइट रहती है वो लोकल साइट पर इन्फिल्ट्रेट करते हैं। ठीक है? इसके साइड इफेक्ट कम है, इसी ये 3rd कैटेगरी में यूज़ किया जाता है। साथ ही दोस्तों एक बात और जानने की है कि जो कैटेगरी 2 वाले पेशेंट हैं, लेकिन वो ज़्यादा बूढ़े हैं और साथ ही उनको क्या है कि उनकी इम्यूनिटी कमज़ोर है, उनको बहुत सारी अलग-अलग प्रकार की बीमारियाँ हैं। तो उस केस में कैटेगरी 2 में भी हमको जो इम्यूनोग्लोबुलिन है लोकल साइट पर इन्फिल्ट्रेट करना होता है। तो दोस्तों इस वीडियो में आपने जाना कि क्या-क्या रेबीज़ जो कुत्ता काट ले तो आपको क्या करना चाहिए, क्या चीज़ें नहीं करना चाहिए और जो डोज़िंग होती है वो किस प्रकार से होती है, कैटेगरी वाइज़ कैसे डिवाइड करते हैं। साथ ही डॉक्टर आपको अक्सर डॉग जो जिसने भी आपको काटा है उसकी हिस्ट्री भी लेते हैं कि भाई आपको जो डॉग काटा है वो उसने और भी लोगों को काटा है क्या? क्या वो अभी-अभी उसने डिलीवरी दी थी क्या? या फिर आपने उस पे लात रख दिया या वो पेट एनिमल है क्या? ठीक है, तो इस प्रकार की हिस्ट्री बहुत ज़रूरी होती है क्योंकि हमको ऊपर रिपोर्ट करना होता है। कभी एक ही जो डॉग है वो ही बार-बार अक्सर लोगों को काट रहा है, समझ लो उसमें कुछ ना कुछ इश्यू है, इसीलिए वो रिपोर्ट करना होता है। ठीक है? इसलिए डॉग की हिस्ट्री लेना भी बहुत ज़रूरी होती है। साथ में रेबीज़ का इंजेक्शन डॉग बाइट के साथ में कैट बाइट होती है उसमें भी किया जाता है और दूसरे प्रकार के जो एनिमल्स होते हैं उनके बाइट और स्क्रैच में लगाया जाता है। साथ ही अक्सर डॉग बाइट के साथ टिटनेस का इंजेक्शन भी 0.5 ml इंट्रामस्कुलरली दिया जाता है। दोस्तों कभी आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।